नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका वापस से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के तृतीय नियम को पढ़ा। उसके पहले वाले लेक्चर में न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के अनुप्रयोग समझे हमने। उसके पहले लेक्चर में हमने न्यूटन के द्वितीय नियम को समझा और उसके पहले लेक्चर में हमने न्यूटन के प्रथम नियम को समझा था। अब यहाँ पर हमें बात करना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये पहले तो हमने मोमेंटम को देखा था, संवेग P बराबर mv। P को हमने कहा था इंपैक्ट, समझिएगा, ठीक है। संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? तो संवेग का जो संरक्षण सिद्धांत है वो दो नियम, न्यूटन के अंतिम दो नियमों पर आधारित है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय नियम, दोनों नियमों का सम्मिलित प्रभाव ही संवेग संरक्षण का नियम है। या फिर इसी दोनों के सम्मिलित प्रभाव से हमें संवेग संरक्षण के सिद्धांत संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या कहता है? तो याद रखिएगा कि पहला कॉन्सेप्ट, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों के सम्मिलित प्रभाव, दोनों के सम्मिलित प्रभाव से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। कहता क्या है ये समझिएगा। ये संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है? कहता है किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल ना लग रहा हो। अगर मान लीजिए कि कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है जो m द्रव्यमान का है, m द्रव्यमान का कोई मान लेते हैं हमने यहां पर एक पिंड है, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स जो है एक्सर्ट नहीं किया जा रहा, लगाया नहीं जा रहा। तो इस पिंड पर जो कुल संवेग होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो संवेग क्या होता है? m भी मास तो है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो जो संवेग होगा वो क्या होगा? जीरो। या फिर इसका मतलब है कि अगर इस रूम में 10 कुर्सी लगेगा और 10 कुर्सी स्थिर है, तो क्या है कि हर निकाय या जो समूह है इस कुर्सी का, उस पर जो संवेग है वो सब क्या होगा? वो जीरो हो जाए। तो यही जीरो होने की स्थिति जो है वही कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको लिख सकते हैं, यदि कणाओं के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई कण है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर A और एक ऑब्जेक्ट है यहां पर B। समझिएगा इसको। तो द्वितीय नियम और तृतीय नियम दोनों को लेके चलना है अपने को, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो वस्तु है, यह वस्तु एक बल आरोपित कर रहा है, किस पर? तो B पर। तो क्या हो गया? FA किस पर आरोपित कर रहा है? तो B पर आरोपित कर रहा है, तो एरो मार देंगे हम, ठीक है। F जो है फोर्स A द्वारा B पर लग रहा है। मान लीजिए दोनों मोशन में आ गया। जब मोशन में आया तो इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए v है, या फिर u मान के चलिए, u वेलोसिटी है, इसकी भी वेलोसिटी u है। प्रारंभिक वेग याद होगा, प्रारंभिक वेग हमने बात करी थी। और इस वस्तु को भी हम गति में मान लेते हैं, u गति में ये भी है। और ये जो है F, मान लीजिए कि ये B जो है वो बल किस पर लगा रहा है? A पर लगा रहा है। लगाएगा ही, किस नियम से लगाएगा? तो
थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के तृतीय नियम से, जब यह वस्तु इस वस्तु पर कार्य करेगा, क्रिया करेगा, इस वस्तु के द्वारा भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर भी कोई ना कोई बल लगाएगा। इसी को तो कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। मिल तो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब ये दोनों टकराएगा, मान लीजिए ये दोनों टकराया, अब टकराने के बाद ठीक है, और इसको वेक्टर से दिखाते हैं, याद रखिएगा, जरूरत नहीं है यहां पर दिखाने की। और ये इस दिशा में काम कर रहा है और ये इस दिशा में, तो इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस का चिन्ह याद रखिएगा। ये माइनस क्यों हमने डाला? तो अब यहां पे बात कर रहे हैं, जब ये टकरा गया, ये दोनों तो आ रहा था पास में, ये दोनों टकरा गया, तो इस पर जो बल है, बल तो वही रहा, एफ ए बी, और बी पर एफ बी ए, यहां पर ए पिंड और यहां पर बी पिंड। यहां का जो इसको वेलोसिटी है वो हो गया v। या तो ये इसको धक्का मार के पीछे करेगा, या तो ये इसको धक्का मार के पीछे करेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये जो u है, ये u ए यू है, ए यू, और ये बी यू, मतलब b का वेग और a का वेग, और ये हो गया आपका ए भी, और ये हो गया आपका बी भी, मतलब ए का भी वेलोसिटी और बी का भी वेलोसिटी। ठीक है, तो या तो इसका वेग अधिक होगा, है ना, ए यू, या तो इसका वेग अधिक होगा या तो इसका वेग। मान लेते हैं कि अगर इसका वेग अधिक है, अगर ए यू, पहला कंडीशन लेते हैं, ए यू जो है वो अधिक है किससे? बी यू से। तो संभावना ये होती है ए यू इसको धक्का मारते हुए पीछे लेके जाएगा, या दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि ए यू जो है वो कम है बी यू से, तो कोशिश करेगा कि बी यू इसको इधर धक्का मार दे। दोनों ही कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सब एक है या फिर सबका अलग अलग है, यहां पर अलग अलग है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से, तृतीय नियम के आधार पर, ये जो एफ ए तीर बी है वो बराबर होगा माइनस एफ बी ए, होगा ये होगा, क्योंकि यहां पर क्या लगा, इसने जितना बल इस वस्तु पर लगाया, इस पिंड पर लगाया, उतना ही बल वापस से ये इसको दे दिया। तो याद होगा तृतीय नियम से हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए पढ़ा था। तो इस पिंड का भी तो कोई द्रव्यमान होगा ना, मान लेते हैं ए एम है, इसका द्रव्यमान बी एम है। ठीक है, तो यहां पर एफ ए बी जो फोर्स है, एफ ए द्वारा बी पर जो लगा रहा है, उसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए एम, कि पिंड ए का द्रव्यमान और इसका एक्सेलरेशन, त्वरण कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, ए द्वारा डिनोट करते हैं त्वरण। पिछले लेक्चर को देखिएगा आप लोग, तो उसमें आपको त्वरण भी मिल जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, ये भी याद रखिएगा यहां। ठीक है, तो यहां पर ए, और इसी को ए से डिनोट करते हैं। यहां पर क्या मिला, ए एम ए, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, माइनस एफ या फिर माइनस बी एम, और यहां पर भी ए। तो मान लेते हैं कि पहला कंडीशन है, इसकी गति प्रारंभिक अधिक है, इसका कम है, दोनों का अलग अलग ही होगा। मान लेते हैं दोनों का अलग अलग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एम, ए के जगह पर यहां पर हम पहला जो पिंड है, ए वाला जो पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग या उसके बाद उसका फाइनल वेग, तो ए भी बाय ए भी माइनस ए यू बाय, कह सकते हैं यहां पर टी होगा, समय होगा, क्योंकि कुछ तो दूरी तक ले जाएगा ना उसको पीछे करके। और यहां पर हम देखते हैं बराबर में माइनस बी एम ए, तो बी तो ठीक है, बी एम, ए क्या हो जाएगा, तो यहां पर ए क्या होगा, तो त्वरण क्या है इसका, तो यहां पर मिलेगा आपको बी भी माइनस बी यू बटे टी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगर, तो यहां पर देखते हैं समय जो है, समय जितना देर ये इसको खिसकाएगा या तो ये इसको खिसकाएगा, उतना ही देर मोशन चलता रहेगा, बाकी बात तो रुक जाएगा ना, उतना ही समय तक प्रभाव रहेगा जितना समय तक वो काम करता रहेगा।
तो क्या हो जाएगा यहां पर, मान लीजिए यहां पर समय जो है t, अगर मान लीजिए इस पर t1 लगा, इस पर t2, तो दोनों का समय क्या है, t1 बराबर t2 लगा, मतलब दोनों में समय समान लग रहा है, दोनों समय एक ही चल रहा है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां पर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, तो AM AB और माइनस में हो जाएगा AM AU के बराबर हो जाएगा यहां पर माइनस BM BV, माइनस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, BM और BU के बराबर हो जाएगा। समझिएगा, यहीं से आपको मिलता है, इसी को तो हमें निकालना था। हम कह सकते हैं जैसे कि माइनस माइनस, इसको इधर उठा के ले आए, इसको उधर कर दिया हमने, प्लस में हो जाएगा, है ना, इसी को हमें निकालना था। चलिए समझते हैं यहां पर क्या हुआ। यहां पर देखते हैं कि AM AB माइनस, माइनस वाला जो है टर्म उसको पीछे कर देते हैं और प्लस वाले को इधर कर, यहां पर प्लस किया, BM BU बराबर हो गया AM AU, ठीक है, और प्लस में आ गया आपका BM BU, यहां पे BV, ठीक है, यहां पे BV, AM AU प्लस हो जाएगा BM BU के। क्या हुआ यहां पर समझिए, ये क्या हुआ, इसका प्रारंभिक संवेग पिंड A का और पिंड B का, समझिएगा, ये हुआ P1 और ये हुआ P2। B का जो प्रारंभिक संवेग है ना, जो सॉरी अंतिम संवेग है, वो दोनों बराबर है, दोनों हम कह सकते हैं, दोनों का योग जो है P1 P2 का जो योग है वो P1 प्लस P2 के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल यहां पर क्या है, ये फाइनल वाला है और ये इनिशियल, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों का योग जो है वो बराबर है। यही तो कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका ध्यान में रखेंगे कि इसका जो यूज है वो कहां पर होता है। तो आपको पता होगा कि रॉकेट प्रणोदन, मतलब रॉकेट जब उड़ता है, रॉकेट जब प्रक्षेपित किया जाता है, उसके द्वारा जो है क्रिया के स्वरूप जो है, नीचे से देखिए बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट निकलता है, ईंधन काफी तेज जलता है और नीचे से जो है काफी मात्रा में नीचे की ओर धुआं जलता है। जैसे आपने घर में छोटा सा रॉकेट पर इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि क्या होता है, जब आप रॉकेट में आग लगाते हैं तो एक काफी तेज जो है उससे चिंगारी निकलता है और स्ट्राइक करता है जमीन को। वो तृतीय नियम के आधार पर जैसे ही स्ट्राइक किया, प्रतिक्रिया के स्वरूप उसको ऊपर उठा दिया। तो याद रखिएगा, अगर ये ऊपर उठ गया और ये यहां पर था, जितना संवेग इसका यहां पर था उतना ही संवेग यहां पर भी होगा, और अगर यहां पर पहुंच गया तब भी उसका संवेग यही रहेगा। तो रॉकेट के भी जो कंडीशन है वही रहता है जो सिंपल हम लोग घर में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एक बेहतर एग्जांपल है कि आप रॉकेट को देख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी के आधार पर एक इसका बहुत ही फेमस उदाहरण आता है, उस पर बात करते हैं। कि देखा होगा आपने कि जब आप नाव पे चढ़े हैं, छोटे से नाव पर हैं, और जब उस नाव से आप कूद के उतरते हैं तो नाव भी पीछे की ओर खिसकता है। तो समय जो है नाव की गति क्या होगी वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ही निर्भर की जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान कुछ है, मान लेते हैं मैन का, व्यक्ति का द्रव्यमान m है, या m लिख देता हूं मैं, m मैन,
ठीक है। और नाव का द्रव्यमान क्या होगा? नाव का द्रव्यमान क्या होगा? mv लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर व्यक्ति v वेलोसिटी से कूदता है तो व्यक्ति का वेग, अगर वो v वेलोसिटी से कूदता है तो mv होगा, है ना। तो हमें निकालना है कि बोट की वेलोसिटी क्या होगी। तो बोट की, नाव की का वेग क्या होगा, इसे हमें निकालना है। तो समझते हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, ये जो बोट का, ये व्यक्ति का जो संवेग है pm जो है वह बराबर होगा pb के। मतलब व्यक्ति का संवेग बराबर होगा बोट के संवेग, क्योंकि हमने देखा कि दोनों का संवेग नियत रहेगा, दोनों कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार नाव का जो संवेग है, बोट का संवेग जो है वो व्यक्ति के संवेग के बराबर हो। तो यहां पर लिख सकते हैं अनुसार क्या होगा कि नाव का संवेग बराबर होगा व्यक्ति के संवेग के, ठीक है। तो संवेग क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी। तो मान लेते हैं इस जो मैन है, इसकी जो मास है वो m है, हमने लिखा, अभी यहां पर देखेंगे आपने, हमने लिखा है। इसकी वेलोसिटी क्या है? m भी है। और हमें निकालना क्या है? तो बोट का द्रव्यमान क्या है? m भी है। और इसकी वेलोसिटी समथिंग तो होगी ना, हम इसको मान लेते हैं m भी, या फिर इसको कह सकते हैं b भी। इसको यहां पर हम लोग रख लेते हैं कि व्यक्ति का वेग, तो मैन का वेलोसिटी, ठीक है, इसको b भी कर लेते हैं, b भी, ठीक है, बोट का वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बोट का वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। इसको अगर आगे पीछे हम एडजस्ट करते हैं तो मान लीजिए कि यहां पर से md उठ के यहां पर आ जाए, क्या होगा? तो b भी बराबर हो जाएगा m भी बाय mb के। तो जो वेलोसिटी होगा मेन का, या फिर जो बोट का वेलोसिटी होगा, वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से वह बोट पीछे की ओर खिसकेगा, ठीक है। इससे क्या मिला? नाव के पीछे खिसकने की चाल, ये क्या हो गई? नाव के पीछे खिसकने की चाल, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोग पॉज करते हैं, अगले लेक्चर में वापस से मिलेंगे हम लोग एक अलग से ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।